वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द पर्ज सीरीज के चौथे पार्ट को, जिसका नाम है द फर्स्ट पर्ज। यह पार्ट पर्ज सीरीज का प्रीक्वल है। मतलब इस पार्ट में हमें पता चलता है कि पर्ज की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी। अगर आपने सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 में, जब अमेरिका में जीडीपी और इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। बेरोजगारी अपने चरम पर होती है, जिसकी वजह से चोरी और मर्डर जैसे क्राइम्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेसिकली हर तरफ सिर्फ क्राइसिस ही क्राइसिस होता है। इसी दौरान सत्ता में आती है एक नई पार्टी जिसका नाम होता है न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका। इनका प्रेसिडेंट अवाम से वादा करता है कि वह मुल्क के हालात ठीक करने के लिए कुछ भी करेगा। इसके 3 साल बाद अनाउंस किया जाता है कि NFFA स्टेटन आइलैंड पर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, जहां 12 घंटे के लिए सारे क्राइम्स को लीगल कर दिया जाएगा। हाँ, पहली पर्ज को एक आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही किया गया था। यह पर्ज का आइडिया डॉक्टर मे अपडेल का होता है। आइलैंड के लोगों को वहां रुकने के लिए $5 दिए जाते हैं और उन्हें मना होता है कि वे आइलैंड छोड़कर नाता होता एक एलिडिप्स जाए। अगर कोई पर्ज के दौरान किसी को मारता है तो उसे और ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेसिकली पर्ज में ज्यादातर वही लोग हिस्सा लेते हैं जो गरीब होते हैं और जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। पर्ज में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के अंदर एक ट्रैकर इम्प्लांट किया जाता है और उन्हें कैमरे वाले कॉन्टैक्ट लेंस भी दिए जाते हैं ताकि उनके सारे एक्शंस रिकॉर्ड किए जा सकें। इस एक्सपेरिमेंट के खिलाफ काफी लोग पर प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं और इस प्रोटेस्ट की लीडर होती है सोशल एक्टिविस्ट निया। इसी दौरान हम निया के छोटे भाई इसिया को देखते हैं, जो जल्दी पैसा कमाने के लिए ड्रग्स बेच रहा होता है। एक दिन इसिया के पास एक अजीब स्केलेटोर नाम का पागल आदमी आता है, जो उसकी गर्दन पर कट मारकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रग लॉर्ड डिमित्री, जिसे लोग बुलेट के नाम से जानते हैं, अपने सारे डीलर्स को बोल देता है कि वे पर्ज में हिस्सा नहीं लेंगे। वे आइलैंड से बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ड्रग्स और ब्लैक मनी होती है। इसलिए वे सब अपने घरों में ही रहने का फैसला करते हैं। इधर निया को पता चलता है कि उसका भाई आइसिया ड्रग डील करने गया था। गुस्से में आकर निया डिमित्री के पास जाती है और उसे डांटने लगती है। डिमित्री उसे समझाता है कि उसे नहीं पता था कि इसिया उसकी गैंग में शामिल हो चुका है। यहीं हमें यह भी पता चलता है कि निया और डिमित्री पहले रिलेशनशिप में रह चुके होते हैं, लेकिन डिमित्री के गलत धंधों की वजह से निया ने उसे छोड़ दिया था। डिमित्री निया को ऑफर करता है कि वह पर्ज नाइट के दौरान उसके साथ रहे ताकि वह निया और इसिया दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। निया डिमित्री की बात मान ही गई थी कि तभी डिमित्री कहता है कि वह स्केलेटोर को भी संभाल लेगा। यह सुनकर निया गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसी दिन इसिया भी निया से छुपकर पर्ज में हिस्सा लेने जाता है। उसके अपार्टमेंट की कंडीशन काफी खराब होती है और वह स्केलेटोर को मारना भी चाहता है। पर्ज के कारण वह उसे मार भी देगा और इस काम के उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। शाम होते ही स्टेटन आइलैंड के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। निया काफी लोगों को लेकर चर्च में इकट्ठा होती है क्योंकि अकेले रहने में ज्यादा खतरा होता है। ये सब लोग पर्ज नाइट को शांति से गुजारना चाहते हैं। आइसिया झूठ बोलता है कि वह आइलैंड से बाहर अपने अंकल के घर चला गया है, जबकि असल में वह आइलैंड पर ही होता है। कुछ देर बाद टीवी पर अनाउंसमेंट होती है कि अब से 12 घंटे के लिए सारे क्राइम्स लीगल हैं। सायरन बजते ही फर्स्ट पर्ज शुरू हो जाती है। इसिया गन लेकर स्केलेटोर को ढूंढने निकलता है, लेकिन शुरुआत में हर तरफ शांति रहती है। फिर एक आदमी पर्ज का फायदा उठाकर ATM लूटने की कोशिश करता है, जिसे स्केलेटोर पीछे से स्टैब करके मार देता है। इस तरह पर्ज का पहला मर्डर होता है। इस मर्डर का वीडियो वायरल कर दिया जाता है ताकि और लोग भी देखकर मोटिवेट हों और पर्ज में हिस्सा लें। आइसिया को स्केलेटोर तो नहीं, लेकिन अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो उसे लेकर एक पार्टी में ले जाते हैं। NFFA यानी न्यू फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ अमेरिका को यह देखकर काफी गुस्सा आता है कि लोग एक दूसरे को मारने के बजाय पार्टी कर रहे हैं। वहीं स्केलेटोर भी इस पार्टी में आ जाता है, लेकिन उसका इरादा पर्ज करना होता है। वह वहां मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देता है। यह देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। इसिया स्केलेटोर पर एक आदमी पर गन पॉइंट करता है, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और स्केलेटोर उसे दोबारा डराकर वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ डिमित्री टाइम पास के लिए 2 प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन दोनों ने डिमित्री को मारने की सुपारी ली होती है। दोनों डिमित्री को मारने की कोशिश करती हैं,
लेकिन डिमित्री सिर्फ नाम का डॉन नहीं होता, वह अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ जाता है। पकड़े जाने पर वे दोनों सच उगल देती हैं कि उन्हें डिमित्री के ही एक गैंग मेंबर कैपिटल ए ने भेजा था, क्योंकि वह बॉस को हटाकर खुद डॉन बनना चाहता था। इधर भागते हुए इसिया गलती से दूसरी गैंग के एरिया में घुस जाता है। वहाँ के लोग उसे ढूंढने लगे हैं। डर के मारे इसिया न्या को कॉल करता है और बताता है कि वह बड़ी मुसीबत में है और उसकी जान को खतरा है। यह सुनकर न्या उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचती है, लेकिन स्केलेटोर आइसिया को पकड़ लेता है। न्या तुरंत पीछे से उस किलर पर हमला करती है और उसकी पीठ में चाकू घुसा देती है। दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग निकलते हैं। उधर डिमित्री उन दोनों लड़कियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके कैपिटल ए को बाहर बुलाता है और फिर कैपिटल ए और उसके सारे साथियों को गोली मार देता है। इधर एनएफएफए को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती कि ज्यादातर लोग पर्ज में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए वे खुद कुछ करने का फैसला करते हैं। उधर निया और इसिया एक बाइकर गैंग को देखते हैं। वे खुद करने की ज्यादातर जो पूरी तरह से हथियारों से लैस होती है। डॉक्टर मे भी ऑब्जर्व करती है कि अचानक ही काफी सारी मास्क पहनी गैंग्स बाहर निकल आई हैं और लोगों को मार रही हैं। उधर जब डिमित्री अपने अड्डे की तरफ जा रहा होता है, तब एक जलता हुआ ट्रक उसकी कार से टकरा जाता है। डिमित्री देखता है कि सामने एक मास्क्ड गैंग लोगों का कत्ल कर रही होती है। वह तुरंत कार से बाहर निकलता है और उन गैंग मेंबर्स को मार देता है। जब निया और इसिया चर्च वापस पहुंचते हैं तो उन्हें एक भयानक मंजर देखने को मिलता है। बाइकर गैंग चर्च के अंदर फायरिंग करके वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को मार चुकी होती है। बाइकरों के जाने के बाद निया अंदर जाकर चेक करती है। सिर्फ उसकी एक फ्रेंड लुइसा और उसकी बेटी सेलिना ही जिंदा बची होती हैं। निया उन दोनों को लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ती है। इधर डिमित्री उन गैंग मेंबर्स को चेक करता है और उसे पता चलता ये दुना चक्र है कि जो लोग पैसों के लिए कत्ल कर रहे हैं वे असल में आइलैंड के बाहर से हायर किए गए मर्सनरीज हैं। डॉक्टर मे को भी इतनी सारी गैंग्स देखकर शक हो जाता है। वह चेक करती है कि ये सभी गैंग्स एक ही वेयरहाउस से निकली थीं और ये लोग ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए लोगों की लोकेशन निकाल रहे होते हैं और इन्हें एनएफएफए ने ही हायर किया है ताकि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा हो तो उसे जबरदस्ती सक्सेसफुल बनाया जा सके। डॉक्टर मे को समझ आ जाता है कि यह एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं था। चीफ उसे समझाता है कि यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ क्राइम कंट्रोल के लिए नहीं है बल्कि गरीब लोगों को खत्म करने के लिए है, ताकि सरकार को उनके लिए अलग से प्लानिंग न करनी पड़े और वे ऐसे सभी गरीबों को खत्म कर सकें और उन्हें देश में सिर्फ वही लोग चाहिए जो सरकार को भारी टैक्स पे कर सकें। डॉक्टर मे समझ जाती है कि ये लोग गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाना चाहते हैं। वह यह बात एक्सपोज करने की धमकी देती है, लेकिन एनएफएफए उसे भी मरवा देती है। इधर डिमित्री को भी समझ आ जाता है कि एनएफएफए ने ही ये मर्सनरीज हायर किए हैं। वह अपने लोगों से कहता है कि अब उन्हें मिलकर इनके खिलाफ लड़ना होगा और अपने आइलैंड के लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। डिमित्री अपने अड्डे पर जाकर हैवी वेपन्स उठाता है और अपनी गैंग के साथ मर्सनरीज को मारने निकल पड़ता है। उधर न्या, इसिया और बाकी लोग किसी तरह बच बचाकर अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। डिमित्री को मर्सनरीज से एक हेडफोन मिलता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि गैंग्स कहां अटैक करने वाली हैं। इससे वे टाइम पर लोगों को बचा लेते हैं। बाद में डिमित्री को पता चलता है कि मर्सनरीज उसी अपार्टमेंट पर अटैक करने जा रहे हैं जहां न्या रहती है। यह सुनकर डिमित्री तुरंत अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन मर्सनरीज पहले ही बिल्डिंग में घुस चुके होते हैं। डिमित्री कुछ प्लान बना पाता उससे पहले ही एनएफएफए के कुछ ड्रोन उसकी गैंग पर शूट करने लगते हैं। डिमित्री एक कार के नीचे छुप जाता है और जब कुछ देर बाद बाहर आता है तो देखता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। डिमित्री न्या को कॉल करके वार्न करता है कि ये लोग एक एक करके हर फ्लोर के लोगों को मार रहे हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ही छुपे रहो। फिर डिमित्री बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वह देखता है कि हर फ्लोर पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। डिमित्री बिल्डिंग की लाइट्स बंद कर देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर गैंग मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन फिर भी मर्सनरीज न्या के फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। न्या खुद एक गुंडे को मार देती है, लेकिन दूसरा अंदर आ जाता है। तभी डिमित्री वहां पहुंच जाता है और उसे हेडशॉट दे देता है। अपने साथियों को मरा हुआ देखकर गैंग लीडर और भी लोग बुला लेता है और सब न्या के अपार्टमेंट पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनके पास आरपीजी भी होता है और गैंग लीडर जिससे वे पूरे अपार्टमेंट को उड़ा देने वाले होते हैं। डिमित्री शीशे के जरिए सब देख लेता है, लेकिन हैवी फायरिंग की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तभी स्केलेटोर पीछे से आकर गैंग पर हमला करता है और 3 लोगों को मार देता है, लेकिन वह खुद भी मारा जाता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डिमित्री एक एक्सप्लोसिव गैंग की तरफ फेंकता है और गोली मारकर ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में सारे मर्सनरीज मारे जाते हैं।
कुछ देर बाद सायरन बजता है और पर्ज खत्म होने की अनाउंसमेंट होती है। डिमित्री, न्या और बाकी सभी लोग बाहर निकल आते हैं। पूरे स्टेटन आइलैंड के लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डिमित्री सबसे वादा करता है कि वह आइलैंड के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और अब उन्हें मिलकर फाइट बैक करना होगा। आखिर में राष्ट्रपति टीवी पर आकर यह घोषणा करता है कि स्टेटन आइलैंड का पर्ज एक्सपेरिमेंट काफी सफल रहा है और अगले साल से पर्ज पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। मतलब इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह पर्ज की शुरुआत हुई और आगे चलकर क्या क्या हुआ, यह जानने के लिए आप सीरीज के बाकी पार्ट्स भी देख सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इन लोगों की जगह होते तो पर्ज नाइट पर क्या करते, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार मूवी रिकैप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।